नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग मैथमेटिक्स में सीटेट मैथमेटिक्स के पेडोलॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र को पढ़ रहे थे। उससे संबंधित ये हमारी आखिरी वीडियो है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग जो सिलेबस में दिया है पूरा, वैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे तब वो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सिलेबस है, बट सिलेबस के अंतर्गत जहाँ जहाँ सवाल पूछता है, जैसे सवाल पूछता है, हमने सबको कवर कर लिया है। और उसके बाद ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम लोग फैक्ट पे चलेंगे। फैक्ट मीन्स जो एनसीईआरटी किताब से जो आपका सिलेबस है, जहां से सवाल लगाने को आता है, उसको भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं और आसानी से शिक्षण शास्त्र को समझते हैं। देखिए, अगला हमारा टॉपिक है मापन की समझ, या कह लीजिए, देखिए ये मापन अभी सवाल वाला नहीं है, ये आपका साइकोलॉजी का सेक्शन है। मापन के क्रम समझ लीजिए, या मापन सिखाने के क्रम। जब भी एक बच्चे को आप मापन सिखाएंगे तो कैसे सिखाएंगे, उसके क्रम को जरा हम समझते हैं। मापन के क्रम, मापन तो आप समझते होंगे। मापन में सीधा मतलब है किसी वस्तु या स्थान की दूरी को मानक इकाइयों में मापना या मानक इकाइयों में नापना ही क्या है, मापन है। ठीक है, अब मापन के क्रम को हम जरा समझते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं मापन के क्रम, यानी कि एक छोटा बच्चा मापन को पहले कैसे सीखता है, कैसे सीखता है। देखिए, जब भी आपकी क्लास में छोटा बच्चा आएगा तो आप उसको डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि ये लो इंची, ये लो टेप, चलो नापो, ये रहा तुम्हारा मीटर, चलो नापो। ऐसे कभी नहीं बताया जाता। बच्चों को हमेशा सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि देखो बेटा, ये ज्यादा है कि बड़ा। जैसे हम उसको दो चीज दिखाते हैं और पूछते हैं बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहने का मतलब ये है, मापन के क्रम में सबसे पहले हम बच्चे को सिखाते हैं तुलना करना। क्या सिखाते हैं? तुलना करना। प्रत्येक बच्चे को जब मापन की प्रक्रिया समझानी होती है तो उसको हम तुलना करना सिखाते हैं। तुलना करने से तात्पर्य यह है कौन कम है कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, कौन बौना है कौन मोटा है, कौन हल्का है कौन भारी है। तो इस तुलना करने की विधि से, या सबसे पहला चरण मापन करने की प्रक्रिया में होता है तुलना करना या तुलना करना सिखाना। ठीक है, इसके बाद होता है अमानक। अमानक कह लीजिए या गैर मानक, गैर मानक मापकों का उपयोग। गैर मानक मापकों का उपयोग, ये पूछा हुआ है क्रम। ठीक है, देखिए गैर मानक मापकों का उपयोग मतलब क्या है। अब हम बच्चे को कैसे सिखाते हैं, बेटा चलो इसको हाथ से नापो, हाथ से नापो कितना है ये, इसको छड़ी से नापो, इसको पेन से नापो, इसको रबर से नापो। अगर आप देखेंगे तो कक्षा 1 से 5 तक किताबों में आया है छोटे बच्चों के लिए कि आपकी किताब की लंबाई आपके रबर की लंबाई के या आपके रबर से कितना है। तो बच्चे उसको रबर से नापते हैं, 1 2 3 4 5 10 15। आप अपनी कक्षा की लंबाई को अपने हाथ से नाप के बताइए कितना है, अपने बेंच की लंबाई को हाथ से नापिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम तुलना करना सिखा देंगे उसके बाद बच्चों को गैर मानक इकाई जैसे हाथ से नापना, पेन से नापना, पेंसिल से नापना, मार्कर से नापना, किताब से नापना, रबर से नापना, अमानक इकाइयों से बच्चों को धीरे धीरे मापन की इकाई या मापन की समझ पे उसकी बुद्धि या उसके कौशल को विकसित करेंगे। ठीक है, तो दूसरा स्टेप है गैर मानक मापकों का उपयोग करके बच्चों को मापन सिखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है मानक इकाइयों का प्रयोग। मानक इकाइयों का प्रयोग। अब यहां पर बच्चों से या यहां पर बच्चों को हम अब धीरे धीरे सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, केजी क्या होता है, लीटर क्या होता है, इन सब की समझ धीरे धीरे बच्चों में विकसित करेंगे और साथ ही साथ इन सब पे बच्चों को कार्य कराएंगे। जैसे अब हम बच्चे से कहेंगे चलो बेटा ये इंची ले लो, अब नापो कितना इंची तुम्हारा बेंच है, और 1 इंची में 15 सेंटीमीटर है तो टोटल कितना हो जाएगा। या 1 इंची में एक जो छोटी स्केल होती है उसमें 6 इंच होता है, तो अगर ये 10 है तो टोटल कितना इंच हुआ। कहने का मतलब ये है, तीसरा स्टेप हमारा ये है, अब बच्चों को हम मानक इकाइयों के बारे में धीरे धीरे जानकारी देंगे और बच्चा धीरे धीरे स्थानों के बीच की दूरी, वजन हो गया, लंबाई चौड़ाई हो गई, उनको अब
मानक इकाइयों में मापना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और आखिरी इकाई है, देखिए पहले ध्यान समझिएगा, पहला इकाई क्या था कि बच्चा को हम तुलना करना सिखा दिए। दूसरी इकाई थी कि गैर मानक, क्या कर लीजिए, अप्रमाणित मानकों का प्रयोग, फिर प्रमाणित मानकों का प्रयोग, और आखिरी स्टेप बच्चों का है कि बच्चे प्रमाणिक इकाई का विकसन कर लीजिए या प्रमाणिक इकाई को विकसित करना सीख जाते हैं। अभी इसका क्या मतलब है समझिए। इस स्टेप में बच्चा सभी इकाइयों को समझ जाता है और उनमें बच्चा संबंध बनाने लगता है। जैसे कि इस स्टेप पे आते आते अगर आप कहेंगे बच्चे से कि देखो 100 मीटर हम चले हैं, तो बता देगा सर 100 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर चले हैं, तो बता देगा सर 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर ना। आप कहेंगे हाँ। आप कहेंगे 50 मीटर हम चले हैं तो कितना सेंटीमीटर हुआ, तो बता देगा आपको कि 50 में 100 का गुणा कर दीजिए। आप ये कहेंगे कि अच्छा 1 किलोमीटर हम साइकिल से गए, 5 किलोमीटर हम पैदल गए, और 500 मीटर हम, या कर लीजिए 500 मीटर हम दोस्तों साथ घूम के आए, तो कितनी दूरी चले, तो उसको वो जोड़ लेगा कि 6 किलोमीटर ये हो गया, और 500 मीटर मतलब सॉरी 500 मीटर को वो किलोमीटर कन्वर्ट करके बता देगा कि 6.5 किलोमीटर आप घूमे हैं। अर्थात यहाँ पे अब मानक इकाइयों के बीच संबंध और उनके बीच रिलेशन को बच्चा अच्छे से निकाल लेता है और उस पर अपनी समझ बना लेता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप फॉलो करके आप बच्चे को मापन की क्रिया को सिखा सकते हैं। मापन संबंधी जो सवाल आते हैं हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ ये समझ लेते हैं कि मापन हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे। ठीक है, गणित में तो चारों स्टेप क्या हो गया, पहला बच्चे से तुलना करानी है, दूसरा आपको अप्रमाणित या गैर मानक इकाइयों का प्रयोग सिखाना है, जैसे हाथ से, बित्ते से वगैरह वगैरह, फिर आपको मानक इकाई जैसे मीटर किलोमीटर से, और आखिरी में आपका यह है कि मानक इकाइयों को बच्चा बहुत अच्छे से उपयोग करना सीख जाए और उसकी तुलना करना भी सीख जाए। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ मानक का प्रयोग। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ शब्दावली है, जरा उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। शब्दावलियों को, इनको हम समझ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए मापन में ही कुछ चीजें आती हैं, जैसे आता है तुलनात्मक जमा। ये शब्दावली देखिए, इससे सवाल बहुत तगड़ा पूछता है। तुलनात्मक और सवाल पूछा हुआ है, आप भी प्रीवियस से क्वेश्चन उठाइएगा आपको मिलेगा। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, और एक होता है व्यवकलित जमा, व्यवकलित जमा, और अगला है व्यवकलित घटा। ठीक है, अब इन सब पे जरा गौर कीजिएगा, ये चारों को एक साथ हम समझेंगे। देखिए तुलनात्मक जमा क्या होता है, तुलनात्मक घटा क्या होता है, व्यवकलित जमा क्या होता है, व्यवकलित घटा क्या होता है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए तुलनात्मक जमा मतलब ये होता है, तुलनात्मक जमा मतलब ये होता है कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब x के पास y से ज्यादा हो। अब यहां एक्स वाई की जगह ये भी होता है y के पास x ज्यादा हो, ठीक है। वही तुलनात्मक घटा की बात करें तो जब x के पास y से कम हो, गौर कीजिएगा बातों पे। फिर अगर इसकी बात करें व्यवकलित जमा की, तो इसमें बात आती है कि x के पास y से कितना ज्यादा। बस शब्दावली को पकड़िएगा, आपका काम आराम से हो जाएगा। कितना ज्यादा, वही इधर x के पास y से कितना कम। अब जरा इसको गौर कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये चार शब्दावली ऐसी हैं, गणित के शिक्षण शास्त्र में ये चार शब्दावली ऐसी हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है और वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपकी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी, ध्यान समझिएगा। तुलनात्मक जमा मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा हो, चाहे पैसा हो, चाहे सेब हो, फल हो, कुछ भी हो,
जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मोहन कह रहा है कि सोहन से ज्यादा मेरे पास पैसे हैं, तो क्या हो जाएगा? तुलनात्मक जमा। सोहन कह रहा है कि रमेश से ज्यादा मेरे पास कंचे की गोलियां हैं, तो क्या हो जाएगा? जमा। जहां पे शब्द आ जाए ज्यादा, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा हो तो होता है जमा। वही सवाल जब रमेश कह रहा है कि मोहन से मेरे पास 2 साइकिल कम है, कम है, ध्यान दीजिए, ये नहीं कह रहा कि उसके पास ज्यादा है, कह रहा है कम है, शब्द को पकड़िएगा। तो कम है, जहां आपको कम दिखेगा वहां पे तुलनात्मक घटा होगा। तो जहां आएगा कि मेरे पास ज्यादा है या एक के पास ज्यादा रहेगा दूसरे पास कम रहेगा, तो पकड़ना आपको है ज्यादा। क्या पूछ रहा है? अगर वो कहेगा कि रमेश के पास ज्यादा पैसे हैं तो ये हो जाएगा जमा। कहेगा रमेश के पास सुरेश से पैसे कम है तो ये हो जाएगा घटा। तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा। अब उसी को थोड़ा सा विस्तार कर दीजिए। जैसे एक्स कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ एक्स कहा कि वाई तुमसे मेरे पास पैसे ज्यादा है, ये हुआ तुलनात्मक जमा। अब एक्स कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 12 रुपए ज्यादा है, तो ये हो गया व्यवकलित जमा। यानी कि जहां पर ये पता चल जाए कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है या कितनी ज्यादा वस्तुएं हैं, कितना ज्यादा पैसा है, उसे हम कहते हैं व्यवकलित जमा। सेम चीज व्यवकलित घटा में। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 12 रुपए कम है, ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पास ज्यादा है, कह रहा है मेरे पास तुमसे कम है, तो उसे कहते हैं व्यवकलित घटा। क्लियर हुआ? चारों पॉइंट क्लियर हो गए। ध्यान समझिएगा, 2 लोग हैं। अगर ये कह रहा है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है तो व्यवकलित जमा। अब ये कह रहा है कि मेरे पास तुमसे कम है तो व्यवकलित सॉरी, फिर समझिएगा, देखिए मिक्स हो गया। अगर देखिए 2 लोग हैं, ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास तुमसे ज्यादा है तो तुलनात्मक जमा। अब ये कह रहा है कि मेरे पास तुमसे कम है तो तुलनात्मक घटा। फिर ये कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 15 ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 20 ज्यादा है, 25 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो हो जाएगा व्यवकलित जमा। अब यही कह रहा है कि मेरे पास तुमसे 2 कम है, 4 कम है, 6 कम है, 8 कम है, तो व्यवकलित घटा। ठीक है? अर्थात जब कम ज्यादा की बात कहेगा तो तुलनात्मक जमा घाटा, जब संख्या में आ जाएगा कम ज्यादा तो व्यवकलित जमा और घाटा। क्लियर? यहां से सवाल पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से पूछता है और आराम से लोगों को गलत भी हो जाता है, तो ध्यान रखे रहिएगा ताकि आपको गलत ना हो और चीजों को एकदम बिल्कुल आसानी से आप समझ के आगे बढ़ जाए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब छोटी चीजें हैं, जैसे अब इसमें आता है कि आप बच्चों को जोड़ कैसे सिखाएंगे, घटाना कैसे सिखाएंगे, गुना कैसे सिखाएंगे और भाग कैसे सिखाएंगे, और एक और टर्म है कि आप उसे भिन्न कैसे सिखाएंगे। ठीक है, चलिए यहां हम लिख देते हैं, बच्चों को आप भिन्न कैसे सिखाएंगे, भिन्न कैसे सिखाएंगे। देखिए बात समझिए, छोटे बच्चों को जोड़ हम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने आपको कल बताया था समुच्चय और संवर्धन। अगर आपको याद होगा, समुच्चय और संवर्धन की प्रणाली से हम बच्चों को जोड़ सिखाते हैं। समुच्चय मतलब कुल कितना हुआ, जैसा कहते हैं कि तुम्हारे पास 10 गोली है, तुम्हारे भाई के पास 20 गोली है, टोटल कितनी गोलियां हुई? मान लीजिए गीता के पास 10 आम है, सीता के पास 15 सेब है, टोटल सेब कितने, फल कितने हुए? तो कहने का मतलब जब आप बच्चों से कहें कुल कितना हुआ, ये शब्द का प्रयोग करके, भाषा का प्रयोग करके आप बच्चों को जोड़ सिखा सकते हैं। दूसरी बात, संवर्धन भी सिखा सकते हैं। आप संवर्धन से सिखा सकते हैं कि चलो दूध की मात्रा में हमने पानी मिलाया, तो बताओ टोटल लिक्विड बढ़ेगा कि घटेगा? तो बच्चा बता देगा बढ़ेगा। तो इस चीज से भी आप जोड़ सिखा सकते हैं। ठीक है? एक ऐसे कुल योग वाला करके, एक किसी की मात्रा बढ़ा दीजिए, तब भी बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि चलो टोकरी में 5 सेब थे, हमने 8 और डाल दिए, कितना हुआ, बढ़ेगा घटेगा? तो बता देगा कि आप पहले से था, आप डाला है तो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए अब बात करते हैं घटा की। घटा को हम कैसे सिखा सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, तुलना करके कम या ज्यादा शब्दावली का प्रयोग करके आप बच्चों को घटा सिखा सकते हैं। जैसे आप कह दीजिए कि अब बताओ रमेश के पास 4 किलो चावल है, मोहन के पास 6 किलो है, तो किसके पास ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो निकाल देगा। तो शब्दावली में आप कम ज्यादा का प्रयोग करके बच्चों को घटा सिखा सकते हैं। और आपको यही लिखना है, शिक्षण शास्त्र आप गूगल पे डालिए, सीधा ये शब्द लिख के आएगा और यही सवाल पूछता है एग्जाम में।
हम लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर इतना सरल कैसे पूछ लिया, और वहीं गलती हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। छोटे बच्चे को जब गुणा सिखाना होगा तो बार बार जोड़ से, बार बार जोड़ की प्रक्रिया से हम बच्चे को गुणा बताते हैं कि किसी संख्या को अगर हम बार बार जोड़ेंगे तो उसका मतलब हम दो को अगर हम 4 बार जोड़ें तो 8 आएगा, अगर वही हम 2 का 4 में गुणा कर दे तो सीधा 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप यहां से बता सकते हैं बार बार जोड़ से। और पैटर्न की सहायता से भी हम गुणा सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि चलिए ये सितारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये सितारा है। अब मान लीजिए हमने कहा देखिए एक ये 2 है और ये 3 4 कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहां से यहाँ देखिए ये 2, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 हुआ, मतलब कितना हो रहा है, 1 के बाद 2, दोगुना बढ़ रहा है, दोगुना बढ़ रहा है। पैटर्न से अभी देख सकते हैं, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था। पैटर्न के हिसाब से भी आप देखेंगे तो डबल डबल हो रहा है और संख्या भी डबल हो रहा है। तो इस प्रक्रिया से आप गुणा बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है घटाव की, भाग की। भाग को हम सिखा सकते हैं बार बार घटा, बार बार घटा ही क्या है, भाग है। या एक समान विभाजन क्या है, भाग है। जैसे हम आपको समझाते हैं, देखिए बार बार घटा, अगर हम कहते 10 में से 2 घटाओ बार बार, आप 2 घटाए 8 आया, फिर आप 2 घटाएंगे 6 आएगा, फिर 2 घटाएंगे 4 आएगा, फिर 2 घटाएंगे 2, फिर 2 घटाएंगे 0, यानी कि 1 2 3 4 5। वही चीज अगर आप 2 को 5 से भाग देते और 10 को, तो 5 आ जाता। कहने का मतलब ये है 10 को हमने जब सेम संख्या बार बार घटाई तो रिजल्ट वही आया, यानी कि 5 बार में खत्म हो गया संख्या। वही अगर हम भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 10 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एक समान विभाजन मतलब भी यही है, जैसे ठोस वस्तुएं हैं या मूर्त वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए सेब है, अगर हमने कहते हैं इसके हमने 4 समान टुकड़े किए हैं तो इसका साफ सा मतलब होगा हमने 4 भागों में इसको बांट दिया है, ठीक है, 4 भागों में इसको बांट दिया है। क्लियर। अब आती है बात भिन्न की। देखिए भिन्न बच्चों को सिखाने के लिए सिंपल, सबसे पहले बच्चों को मूर्त वस्तुओं या ठोस वस्तुओं के एग्जाम्पल से मैथमेटिक्स को बच्चों को सिखाना चाहिए। ठोस वस्तुओं का लेआउट या कटआउट बना के बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे अगर सेब आपके पास है, आप इसके कर दीजिए कितने टुकड़े, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दीजिए और 8 लोगों में बांट दीजिए। और अब आप बताइए बेटा सेब कितना था, 1, कितना टुकड़ा किया हमने, 8, तो ये हो गया 1/8। यानी कि जब एक चीज को 8 लोगों में बराबर मात्रा में बांटा जाए तो उसे हम कहते हैं भिन्न, या उसे कहते हैं भिन्नात्मक रूप। ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यानी कि समझिएगा, जब आपसे कहेगा कि छोटे बच्चों को हम भिन्न कैसे सिखाते हैं, तो छोटे बच्चों को हम भिन्न कटआउट या लेआउट बना के सिखाते हैं ताकि बच्चे की समझ उस पर अच्छे से हो जाए, वो भी मूर्त वस्तुओं का। किसका, मूर्त वस्तुओं का कटआउट या लेआउट बना के हम सिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जोड़ की प्रक्रिया हमने समझ लिया, हमने भिन्न की प्रक्रिया समझ लिया, हमने घटा की प्रक्रिया समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और समझते हैं और उनको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक छोटा टॉपिक आपको और है सिलेबस में, सांप और सीढ़ी। देखिए ये सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा आपको, बट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अगर क्वेश्चन पूछा हुआ तो हम बनाते हैं। देखिए सांप और सीढ़ी, ये या इस टर्म से हम क्या समझते हैं, जरा उसको देखते हैं। देखिए सांप और सीढ़ी जो गेम होता है, आपने खेला होगा लूडो के साथ जो आता था कि सांप और सीढ़ी, अगर सांप काट ले तो नीचे आ जाए, सीढ़ी पा जाए तो ऊपर चले जाए। इससे बच्चा क्या सीखता है, सवाल पूछा है, तो सबसे पहले इससे बच्चा संख्याएं सीखता है। क्या सीखता है, संख्याएं। कैसे, आपको पता है 1 से लेकर 100 तक संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहले बच्चा संख्याओं को सीखता है। सांप और सीढ़ी से बच्चा क्या सीखता है, संख्याएं। बच्चा संख्याओं का क्रम सीखता है कि 1 2 3 4 5 6 7 चलना है। इसके साथ साथ बच्चा जोड़ सीखता है। अब आप कहेंगे जोड़ कैसे सीखता है, क्यों नहीं सीखता, अगर जब वो देखता है कि मैं सीढ़ी पे 10 से 50 पहुंच गया तो कहता है मैं 40 अंक आगे आ गया, यानी को समझ जाता है कि 10 में हम 40 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब जोड़ के साथ साथ बच्चा घटा भी सीखता है, घटाव सीखता है। इसके साथ साथ संख्याओं के आगे पीछे के क्रम को सीखता है, ठीक है। कि सांप काटेंगे तो नीचे आ जाएंगे पीछे, सीढ़ी चढ़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे।
तो ये सांप और सीढ़ी के खेल से बच्चे को या गणित में क्या हेल्प मिलती है उसके बारे में हमने आपको बताया। क्या क्या सीखता है बच्चा, ध्यान समझिएगा। जोड़ घटाना सीखता है, संख्याओं का क्रम सीखता है, आगे पीछे सीखता है, उसके साथ साथ संख्याओं के स्थानीय मान पे भी बच्चे की समझ बनती है। ठीक है, कैसे बनती है आप देखेंगे, जो बॉक्स होता है इसमें रहेगा 10 का श्रेणी, इसमें रहेगा, इसमें जाएगा 20 का, इसमें जाएगा 30 का। मतलब वो समझ जाता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, तो ये रहा 1 से 10 वाला, फिर 11 से 20 वाला, फिर 21 से 30 वाला। तो इससे बच्चा स्थानीय मान को भी समझता है। ठीक है, सांप और सीढ़ी खेल से बच्चा स्थानीय मान को भी सीखता है। क्लियर। अब देखिए हमारा गणित शिक्षण शास्त्र का आखिरी टॉपिक, गणित की भाषा। गणित की भाषा, ध्यान दीजिएगा इसको जरा देखिए। गणित की भाषा की बात करें तो गणित विषय की अपनी एक अलग भाषा है, या कह लीजिए उसकी एक व्यवस्थित भाषा है। उस भाषा के जाने बगैर या उस भाषा के बगैर जानकारी के हम कुछ नहीं कर सकते गणित के संदर्भ में। अब गणित की कैसी भाषा है समझिएगा। अगर हम बात करें हिंदू अरेबिक, कहने का मतलब यह है कि हिंदू अरेबिक की जो गणितीय चीजें होती हैं, गणित होती है, संख्याएं जो होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, इनमें स्थानीय मान का महत्व होता है। स्थानीय मान का महत्व होता है। देखिए आपको पूरा पॉइंट आउट कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जैसे अगर हम कह दें ये कितना है तो आप कहेंगे 14, बस इस चीज को यहाँ उठा कर दें आप कहेंगे 41। सोचिए कितने का अंतर पड़ गया, हमने केवल संख्या इधर उधर करित हो गया। तो अब गणितीय भाषा में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है, जो सिंबल्स होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सिंबल ही बता देंगे कि क्या संख्याएं थी क्या हो गई। देखिए ये सिंबल था 1 4 का तो 14 हुआ, 4 1 हो गया तो आपका 41 हो गया, कितना डिफरेंस आ गया। तो सिंबल आधारित गणितीय भाषा होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो गणितीय भाषा चलती है उसमें स्थानीय मान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। वही अगर हम रोमन की बात करें, रोमन जो अंक होते हैं, रोमन अंक उनमें स्थानीय मान की वैल्यू नहीं होती। जैसे ये लिखा है 4 और ये लिखा है 6। अब आप देखिए यहाँ स्थानीय मान की वैल्यू नहीं है, बट जो यहाँ पे सिंबल बने हैं उनकी वैल्यू है। ये देखिए इसका मतलब होता है अगर पहले लिखा है तो घटा दो, ये होता है 5 और ये होता है 1, 5 में से घटा दो 4, और अगर बाद में लिखा है तो जोड़ दो, बाद में लिखा है तो जोड़ दो, 6 हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, अगर देखिए ऐसे लिखा है ऐसे, तो हम क्या करते हैं 5 में 2 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप देखेंगे 9 तो 9 ऐसे होता है, क्यों, क्योंकि 10 होता है x और 10 में से 1 घटा देंगे, ये पहले आया तो हो जाएगा 9। ठीक है, तो रोमन अंकों में प्रतीकों की वैल्यू यानी कि उसमें स्थानीय मान नहीं होता या स्थानीय मान की कोई वैल्यू नहीं होती, बट यहाँ पे स्थानीय मान की वैल्यू होती है। ठीक है, इस दो चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरी बात यह है कि गणित की भाषा जो होती है वो सरल होनी चाहिए और बोध परक होनी चाहिए। सरल मतलब कि ऐसी होनी चाहिए गणित पठन पाठन करते समय बच्चों की जो गणितीय भाषा हो बिल्कुल सरल हो मातृभाषा में, ताकि बच्चे गणित को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखें और उनमें गणित की समझ अच्छे से हो। ठीक है, तो गणितीय भाषा पर ध्यान रखिएगा, कैसी होनी चाहिए गणितीय भाषा, सरल होनी चाहिए। ठीक है, सरल एवं बोधपूर्ण होनी चाहिए। और अगली बात यह है कि गणितीय भाषा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जैसे उनका मेंटल लेवल है, जब आप गणित पढ़ाइए तो इस प्रकार से, जैसे ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को आप भिन्न बताइए, कराधान बताइए, लघुत्तम समापन बताइए। छोटे बच्चों को संख्याएं, जोड़ घटाव यही सब बताना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2-3 चीजें और हैं, इसको जरा नोट करिए क्योंकि उसमें आपका सिलेबस में आ गया है। देखिए एक है आपका अनौपचारिक, अनौपचारिक मूल्यांकन, मूल्यांकन। दूसरा है औपचारिक मूल्यांकन। देखिए औपचारिक मूल्यांकन, फिर आपका है निदानात्मक परीक्षण, ये सिलेबस में थोड़ा सा आ गया है, और निदानात्मक शिक्षण।
और फिर आपका है उपचारात्मक शिक्षण। देखिए गौर कीजिएगा। पहले समझते हैं औपचारिक मूल्यांकन क्या है। देखिए, औपचारिक मूल्यांकन वो है जो तय समय पर या निश्चित समय पर जैसे परीक्षा ली जाती है या सत्र परीक्षा ली जाती है या टेस्ट जो होते हैं, ये सब क्या है, ये आपके औपचारिक मूल्यांकन है। और औपचारिक मूल्यांकन जैसे कि क्या होता है ना कि एक समय के बाद बच्चों का छोटे छोटे टर्म में जो हम परीक्षा लेते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, जैसे वार्षिक परीक्षा हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा हो गया, ये सब क्या है, औपचारिक मूल्यांकन। लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन की बात करें तो ये कक्षा शिक्षण के दौरान ही होता है। बच्चे को पठन पाठन प्रक्रिया के दौरान कभी भी किसी बच्चे से उठा के आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, चलो बेटा ये बताओ, चलो तुम ये बताओ, इससे क्या होता है कि बच्चे पे परीक्षा का भय खत्म होता है और स्ट्रेस मुक्त रहता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। औपचारिक मूल्यांकन मतलब ऐसी परीक्षाएं जो समय अवधि में बधी होती हैं, जो फिक्स होती हैं और एक निश्चित समय के पश्चात बराबर लिखित रूप से या कह लीजिए कि टेस्ट रूप में हम जो परीक्षा लेते हैं उसे हम औपचारिक कहते हैं मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन कक्षा के दौरान होता है, कभी भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, इससे बच्चों पे भार नहीं आता। निदानात्मक शिक्षण की बात करें तो वह शिक्षण प्रक्रिया जो बच्चों की कमी कह लीजिए, बच्चों की कमजोर कह लीजिए कंडीशंस कह लीजिए, या बच्चों में शिक्षण में कहाँ दिक्कत हो रही है उसकी पहचान करना और बच्चे को बताना, बात निदान करना। ऐसे बच्चा अगर गणित में कमजोर है, आप उसका शिक्षण कार्य करिए, उसको बताइए। शिक्षण परीक्षण भी हो सकता है, परीक्षण भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे शिक्षण चाहे परीक्षण। तो निदानात्मक का मतलब ये है कि बच्चे की कमजोरी को पता लगाना और उसको बच्चे को बता देना कि बेटा तुम्हारा ये पॉइंट्स वीक है। जैसे मान लीजिए आपने क्लास में टेस्ट लिया, आपने बच्चे का देखो सोहन बेटा तुम गणित में कमजोर हो, गणित में तुम्हें भिन्न और गुणा नहीं आता, थोड़ा इस पे ध्यान दो। आपने उसको बता दिया, ये हुआ निदान। अब आपने ही उस कमी को या उस चीज को अपनी अलग शिक्षण विधि या अपनी अलग टीएलएम के यूज से उसको दूर कर दिया, तो इसे कहते हैं उपचार कर दिया आपने, उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गए ईसीजी कराने या अपना गए आप सीटी स्कैन कराने, तो आपको ये आ गया कि आपके पेट में कोई रोग है, तो ये हुआ निदान, आपको बता दिया गया कि रोग है। अब फिर आप गए उसका इलाज कराने, आपने ऑपरेशन कराया, दवा ली, ये हुआ उपचार। तो उपचार करने वाला जो डॉक्टर था उधर चला गया उपचारात्मक शिक्षण में, जिसने स्कैन किया, जिसने अपनी जानकारी बताई निदानात्मक में। अर्थात जब एक शिक्षक बच्चों को उनकी कमी या शिक्षण में कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ उनका कौशल कम हो रहा है, जब वो जानकारी देता है या बताता है तो निदानात्मक। उसी चीज को वो अपने तरीके से, अपने टीएलएम से या अपने शिक्षण कौशल से दूर कर देता है तो उपचारात्मक शिक्षण। क्लियर। तो दोस्तों आज हमारा सी टेट मैथ का पेडोलॉजी सेक्शन कंप्लीट होता है। पूरा हमने कवर करा दिया, कुछ भी आपका नहीं छूटा है सिलेबस वाइज। अब बिल्कुल परेशान मत होइएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा उसको कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।